नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। माघ मेले में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही मेले का आगाज हो गया है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है माघ मेले में कुंभ के रंग। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रयागराज में शुरू हुए माघ मेले का अनोखा रंग लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। जैसे महाकुंभ का विशेष आकर्षण अखाड़े होते हैं, वैसे ही माघ मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं कल्पवासी। कल्पवासी संगम की रेती पर 1 महीने तक के लिए पूरी तरह से बस जाते हैं। प्रयागराज में संगम तट पर लगे आस्था के सबसे बड़े मेले माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मेले में बड़ी संख्या में कल्पवासी यहां आकर संगम की रेती पर अपनी साधना की शुरुआत कर चुके हैं। यहां पर श्रद्धालु तंबुओं के बने शहर में 1 महीने के लिए अपना आशियाना बनाकर भगवान की भक्ति में लीन है। जैसे महाकुंभ का विशेष आकर्षण अखाड़े होते हैं, वैसे ही माघ मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं ये कल्पवासी। दरअसल कल्पवास का ये विशेष पौराणिक महत्व केवल प्रयागराज में ही है। इसकी वजह से लाखों कल्पवासी संगम तट पर करीब 1 महीने तक के लिए बस जाते हैं। ये कल्पवासी तुलसी और केले के पौधे की पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी और केले में नारायण का वास होता है। पौराणिक मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए जो पहला यज्ञ किया था, उसकी शुरुआत माघ महीने में हुई थी। इसके अलावा माना जाता है कि 1 महीने तक त्रिवेणी के इस तट में वास करने आज भी मनुष्य ही नहीं बल्कि खुद देव और ऋषि गण भी आते हैं, जिसकी वजह से माघ के महीने में कल्पवास होता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर आप माघ के महीने में त्रिवेणी में केवल माघ पूर्णिमा भर का स्नान कर लें, तो इससे पूरे माघ के महीने में आपको पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर तुलसी माँ की पूजा करना। तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, केले में नारायण भगवान का वास होता है, इसीलिए हम केला और तुलसी को साथ रखते हैं। प्रथम पूजा सूर्य भगवान की करते हैं, फिर इनकी करते हैं, फिर अपना पूजा करते हैं, फिर नाश्ता पानी किए भजनों में। ये दिन मेरा कब बीतता है इसकी व्याख्या तुम्हारा इतिहास नहीं कर पाया, तो हम ब्रह्मा जी स्वयं लिखे हैं ना, को कह सके प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर में राव। तो इसकी व्याख्या हम तो नहीं कर सकते, जिसकी व्याख्या स्वयं नारायण नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ क्या है इसको तो आप पिछले साल कुंभ में देख ही लिए हैं। माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और ये संगम की रेती पर भजन करते हैं, एक वक्त का भोजन करते हैं और जमीन पर ही सोते हैं। कल्पवास कोई भी कर सकता है, जिसके अंदर अंतर्ज्ञान जग जाए, वैराग जग जाए, जिसको माँ गंगा ये विष्णु के वास में, बिंदा के वास में प्रीति हो जाए, सभी कल्पवास कर सकते हैं। उसके लिए उम्र कोई बाधित नहीं है, घर की व्यवस्था बाधित है, अपनी गृहस्थी बाधित है। अगर उसको फुर्सत मिल जाए तो 1 महीने उसको यहाँ आकर के अपने आध्यात्मिक जीवन को रिचार्ज कर लेगा। घर का अगर बड़ा बुजुर्ग सयाना हो तो 1 महीने के रिचार्ज से जाके पूरे परिवार को रिचार्ज करेगा, पूरे समाज को रिचार्ज करेगा। माघ मेले में सोमवार को 5 दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा की भी शुरुआत हुई। सबसे पहले परंपरा के मुताबिक साधु संतों का खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने साधु संतों का माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तीर्थ पुरोहितों ने गंगा पूजन कराया। देखिए, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, संतों की भूमि है, और सबसे बड़ी बात यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। ये कोई बैकुंठ से कम नहीं है। यहाँ सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, जो प्रजापति ब्रह्मा जी है, उन्होंने यज्ञ किया था। उसके पश्चात आपने देखा होगा भगवान शंकर, भगवान विष्णु सभी के मठ मंदिर आपको यहाँ दिखाई देंगे। जो परिक्रमा मार्ग है, जब आप इसमें जाएंगे, जितने भी देवी देवता है सभी के मंदिर आपको दिखाई देंगे। तो आज हमारा पूजन हुआ है, जिसमें हमारी जो मैडम कमिश्नर भी उपस्थित थे, मेलाधिकारी भी उपस्थित थे, डीआईजी साहब भी थे, सभी थे।
मेले में इस बार के कुंभ जैसा भव्य और दिव्य रंग देखने को मिल रहा है। मेला क्षेत्र में अनोखे वेशभूषा के साथ आए साधु लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही केदारनाथ से आए एक नागा साधु अपने अनोखे साज सज्जा की वजह से खास चर्चा में है। नागा साधु के सिर पर ताज जैसा मुकुट, आंखों में चश्मा और हाथों में डमरू सजा हुआ है और उनका ये विशिष्ट रूप श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे ही ये नागा साधु मेला मार्ग से गुजरते हैं, उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ स्वतः ही जुड़ जाती है। दूर दराज से आए श्रद्धालु उन्हें देखने और उनका आशीर्वाद लेने मेला क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। ये मेरे को अच्छा लगता है। दूसरी बात है 16 कला संपूर्ण थे भगवान कृष्ण। दूसरी बात एक और है कि हम लोग नागा बाबा है, हमको श्रृंगार विंगार के लिए छूट देते हैं गुरु लोग। जितने सुंदर रहो उतना अच्छा रहो। भगवान को तो सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं। माघ मेले में उमड़ती आस्था, साधु संतों की मौजूदगी और कुंभ जैसी भव्यता इस बार मेले को एक विशेष पहचान दे रही है और इस खास पहचान का आनंद मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालु ले रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। आंध्र प्रदेश के आसमान में उम्मीदों की एक नई उड़ान ने दस्तक दी है। विशाखापट्टनम और विजयनगर के बीच भोगापुरम में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत बनने से चंद कदम दूर है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार। जी हाँ, आपको बता दें कि भोगापुरम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग हो चुकी है। एयरपोर्ट का 96% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर आंध्र प्रदेश को ग्लोबल मैप पर और मजबूती से स्थापित करेगा। 4 जनवरी 2026 का दिन आंध्र प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इस दिन विजयनगर जिले के भोगापुरम में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल रन हुआ। नई दिल्ली से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट भोगापुरम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी सवार थे। दरअसल भोगापुरम में नया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। भोगापुरम में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लंबाई 3.8 किलोमीटर है। ये देश का सबसे लंबा रनवे है। इसे सबसे नई तकनीक से बनाया गया है। GMR ग्रुप PPP मॉडल पर भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। इसकी लागत 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मई या जून में बंद हो जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के जून तक इस भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा और वाइजैग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो सारा ऑपरेशन यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। और उसका मतलब ये होगा कि नए एयरपोर्ट में, नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में जो वाइजैग का इलाका है, विजयनगर का इलाका है और इसके साथ श्रीकाकुलम का इलाका है, इसके साथ साथ उड़ीसा के कोस्टलाइन के तमाम इलाकों को यहां से कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि गेटवे ऑफ ईस्ट बनाने का सपना आंध्र प्रदेश के इस एयरपोर्ट से देखा जा रहा है। एयरपोर्ट का 96% काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट शुरू होने पर विशाखापट्टनम, विजयनगर, श्रीकाकुलम के लोगों के लिए हवाई सफर आसान हो जाएगा। यही नहीं, दक्षिण ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़ जैसे शहरों के लोगों को भी फायदा होगा। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें आंध्र प्रदेश की कला संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश की संस्कृति और यहाँ का जो ह्यूमन टच है वो इस एयरपोर्ट पे दिया गया है। ये मुगलू आर्ट होता है। जिस तरह से उत्तर भारत में रंगोली बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से मुगलू आर्ट को बनाने के लिए हर एक कर्व पे काम किया गया है। जो आंध्र प्रदेश का अपना फ्लेवर है उसको रूफ में और फ्लोरिंग यानी कि टाइल्स दोनों में दिखाया गया है। मुगलू आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये एयरपोर्ट शानदार ड्रेनेज सिस्टम से लैस होगा। एयरपोर्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि यह खतरनाक साइक्लोन को भी झेल सकता है।
हमारा ये साइक्लोन के बारे में क्या हो रहा है, आपको मालूम है हुदूद साइक्लोन इसका वो पूरा सिटी को डिवाइस कर दिया। इसके हिसाब से लेके हम लोग क्या किया, हम लोग डिजाइन किया बिल्डिंग का विंड लोड 275 किलोमीटर पर आवर। जनरली हम लोग दोस्तों एयरपोर्ट्स में 150-160 किलोमीटर से ज्यादा नहीं लेते, इधर 270 किलोमीटर पर आवर देखा, इसलिए हमारा ग्लास का टिकट देखो तो 45 में टिकट होता है। कांच की दीवारें 270 की स्पीड को झेल जाएंगी। ये एयरपोर्ट अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है। एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल विशाखापट्टनम बल्कि पूरे उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा की तस्वीर बदल जाएगी। भोगापुरम से अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा के नरेंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराने का काम किया है। नरेंद्र कुमार ने 30 दिसंबर को विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर भीषण ठंड और -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारतीय तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा। जी हाँ, देखिए, खराब मौसम, तेज बर्फबारी और अत्यधिक ठंड जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद नरेंद्र कुमार ने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन के साथ इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना हर पर्वतारोही की दिली तमन्ना होती है। हालांकि कम ही ऐसे जाबाज होते हैं जो इसके शिखर पर पहुंच पाते हैं, लेकिन एवरेस्ट को फतह करने के लिए तमाम लोग जान लड़ा देते हैं। उन्हीं में से एक है हरियाणा के हिसार के लाल नरेंद्र कुमार, जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नरेंद्र कुमार ने 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। नरेंद्र कुमार ने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में हार्ट कंपा देने वाली ठंड के अलावा और भी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए ये सफलता हासिल की है। माउंटेनिंग के अंदर फर्स्ट चैलेंज होता है वो फाइनेंशियली फिर फिजिकली होता है। और बात की जाए हरियाणा सरकार की, तो सरकार की एक पॉलिसी है जिसके अंदर हम 8000 मीटर से ऊपर गया अगर कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो उसमें 5 लाख रुपए कैश अवार्ड और C ग्रेड स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, जो कि जॉब में हेल्पफुल होता है हमारे। इसके अलावा सरकार भी एडवेंचर को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। नरेंद्र कुमार ने 24 दिसंबर 2025 को अपना ये अभियान शुरू किया था। अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन की बदौलत उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने के अपने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये इससे पहले भी विश्व की कई दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। 15 अगस्त 2021 को उन्होंने माउंट ह्यूमन पर 151 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा भारतीय ध्वज फहराया था। इसके अलावा उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को भी फतह किया। माउंट मनासलू और माउंट अन्नपूर्णा पर तिरंगा फहराने वाले ये पहले हरियाणवी पर्वतारोही है। इसके अतिरिक्त वो माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति है। उन्होंने किलिमंजारो पर केवल 5 दिन में 2 बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। नरेंद्र कुमार ने पर्वतारोहण की शुरुआत 2019 में मनाली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक कोर्स करने के साथ की थी और इसके बाद उन्होंने 2021 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से एडवांस कोर्स पूरा किया। नरेंद्र कुमार का लक्ष्य दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय तिरंगा फहराना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही ये अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
गुजरात के सूरत शहर के एक ज्वेलर के द्वारा चांदी का एक विशेष त्रिशूल और डमरू तैयार करवाया गया, जो अपनी भव्यता और नक्काशी के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विशेष त्रिशूल के निर्माण के लिए राजस्थान के कारीगरों को बुलाया गया था, जिन्होंने महज एक सप्ताह के अंदर इस विशेष त्रिशूल का निर्माण किया है। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है शिव कथा के लिए चांदी का त्रिशूल तैयार। देखिए, सूरत में आयोजित होने वाली शिव कथा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। इस मौके पर शिव कथा करने वालों को भेंट स्वरूप देने के लिए चांदी का एक विशेष त्रिशूल और डमरू तैयार करवाया गया। सूरत के एक प्रसिद्ध ज्वेलर ने इस त्रिशूल और डमरू को तैयार किया। इसे बनाने के लिए राजस्थान के विशेष कारीगरों को बुलाया गया था, जिन्होंने महज एक सप्ताह के भीतर अपने हाथों से इसे गढ़ा है। यह त्रिशूल और डमरू लगभग 4.5 फीट लंबा है। इसे बनाने में 2 किलो 360 ग्राम शुद्ध चांदी का प्रयोग किया गया है। त्रिशूल के आधार के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जिसके ऊपर चांदी की परत चढ़ाकर बारीक नक्काशी की गई है। डमरू और त्रिशूल का कुल वजन लगभग 7 से 8 किलो है और इसकी अनुमानित लागत 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस त्रिशूल में चांदी के साथ साथ डमरू और रुद्राक्ष का भी बेहद खूबसूरती से समावेश किया गया है। ओडिशा में इन दिनों बिहंग उत्सव चल रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी चिल्का लेक का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स के आने से माहौल खुशनुमा हो गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है ओडिशा में बिहंग उत्सव की गूंज। आपको बता दें कि ओडिशा में प्रवासी पक्षियों का आगमन हो चुका है। प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से पूरा चिल्का लेक गूंज उठा है। प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। प्रवासी पक्षियों को देखकर सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल ओडिशा में मंगल जोड़ी और नलबाना 2 ऐसी जगह हैं जो कि हर साल कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। पहले नलबाना जाना काफी मुश्किल था, क्योंकि यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित है। अब महिला रेल कर्मचारियों को अपने छोटे बच्चों को छोड़कर दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल भुसावल रेल मंडल में एक नई पहल की गई है, जिसमें रेल मंडल में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए रेल मंडल के दफ्तर में वात्सल्य शिशु घर की स्थापना की गई है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है महिला रेल कर्मचारियों के लिए शिशु घर। जी हाँ, आपको बता दें भुसावल रेल मंडल में करीब 25,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से करीब 10,000 से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं। ऐसे में महिला कर्मचारियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। जिन महिला रेल कर्मचारियों के बच्चे छोटे हैं, उनके लिए रेल मंडल में एक नई क्रैच सुविधा की शुरुआत हुई है। इस क्रैच का नाम वात्सल्य शिशु घर रखा गया है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद महिला रेल कर्मचारी अपने नन्हे मुन्नों के साथ दफ्तर आ सकती हैं। इस नए शिशु घर में बच्चों की देखभाल के पूरे इंतजाम किए गए हैं। रेलकर्मी महिलाएं काम करते वक्त अपने बच्चों पर पूरी तरह से नजर रख सकती हैं। बच्चे खेल रहे हैं या रो रहे हैं, ये देखने की सुविधा भी रेलकर्मियों को है। इसके लिए पूरे शिशु घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। भुसावल रेल मंडल की इस पहल का महिला रेल कर्मचारियों ने स्वागत किया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे मध्य रेल महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित वात्सल्य शिशु गृह की स्थापना यहाँ की गई है। यहाँ की जो महिलाएं हैं जो यहाँ दिन भर काम करती है, यही वो आना जाना होता है, तो दिन भर 8-10 घंटा काम करते वक्त अपने बच्चों में अपना दिल लगा रहता है। लेकिन यही महिलाओं के बच्चे छोटे छोटे जो है आप हमारे साथ आकर देख सकते हो। इनकी यहाँ पे इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है और इनके लिए काफ़ी अच्छा स्टाफ तक के रखा है। इनकी दूध की व्यवस्था, इन्हें खेलने के लिए खिलौने, ये सारी चीज़ों का यहाँ विकृप से ये इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, अभी इनकी मम्मी जो है वो वहाँ पे दफ्तर में काम कर रही है और यहाँ पे इनको संभालने के लिए कुछ आया रखी गई है, कुछ महिलाओं का स्टाफ भी रखा है। बिहार के पूर्वी चंपारण में महादेव का 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने वाला है। 17 जनवरी को भव्य और दिव्य समारोह में इस विशाल शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। हमारी 7वीं गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। हमारी 7वीं गुड न्यूज है, रामायण मंदिर में स्थापित होगा सबसे ऊंचा शिवलिंग। देखिए, ये शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनकर तैयार हुआ है, जहां से इसे एक विशालकाय ट्रक के जरिए बिहार लाया गया। जहां जहां से यह शिवलिंग गुजर रहा है, श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए उमड़ रहे हैं।
जहाँ जहाँ से गुजरा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भगवान भोले के भक्तों की आस्था कुछ इस तरह हुई। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन कर भक्त प्रसन्न हो उठे। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज जिले की हैं, जब तमिलनाडु में तैयार दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार पहुंचा। भक्तों ने जयकारे लगाए, ढोल नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा की, शंख बजाए और फिर शिवलिंग की आरती उतारी। नए साल में हम लोग के लिए एक अच्छा मतलब रहा कि भोले बाबा का दर्शन कर रहे हैं। भोले बाबा सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें, हम लोग सन्मार्ग पे चलें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये शिवलिंग तमिलनाडु से आ रहा है और ये विराटनगर जा रहा है, जो कि केसरिया में है, जहाँ विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है श्री किशोर कुणाल जी के द्वारा। वहीं पे ये मूर्ति स्थापित होगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 21 नवंबर को रवाना किया गया ये शिवलिंग बिहार क्या पहुंचा, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जो शिवलिंग लेकर गाड़ी जो वाहन चल रहा है, उसका कहना है कि एक दिन में हम लोग 10 से 12 किलोमीटर तक चलते हैं और जहाँ जहाँ भीड़ एकत्रित होता है वहाँ पूजा पाठ लोग करते हैं, भक्तिमय हो जाता है और शिव के ही जय घोष से यह पूरा माहौल बन जाता है। इस विशाल शिवलिंग को लाने के लिए 96 पहियों वाले विशेष ट्रक का इस्तेमाल किया गया। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को पूर्वी चंपारण जिले में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। विराट रामायण मंदिर में हवन और विधि विधान के साथ शिवलिंग की पाठ पूजा की जाएगी। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को इस विशाल शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दुनिया के इस सबसे विशाल शिवलिंग की कई खास बातें हैं। ये शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित कट्टिकाडु गांव में बनाया गया है। इसे एक ही ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से तैयार किया गया है। ये विशाल शिवलिंग 210 टन वजनी है और 33 फीट ऊंचा है। इसके निर्माण में कलाकारों को लगभग 10 साल का वक्त लग गया। इस शिवलिंग को बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। इस शिवलिंग पर 1008 सहस्रलिंगम भी उकेरे गए हैं। सबको साथ में जोड़ा जाएगा। 120 एकड़ जमीन पर यह निर्माण कार्य चल रहा है और ये राम जानकी पथ पर स्थित है, जहाँ से अयोध्या और जनकपुर धाम नेपाल को जोड़ा जा रहा है। जिस मार्ग से, उसी मार्ग पर यह स्थित है और वहाँ के नागरिकों का मानना है, वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ पर राम जी की बारात का ठहराव हुआ था और ये कथाएं वो अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक स्थल भी है। बनने के बाद पूर्वी चंपारण का विराट रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। यानी राम भक्त और शिव भक्त दोनों यहाँ अपने आराध्यों के दर्शन कर लाभ उठा पाएंगे। गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।